नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। मालदीव के बाद कनाडा सरकार की अक्ल आई ठिकाने, लाओस में पीएम मोदी के सामने गिड़गिड़ाए जस्टिन ट्रूडो, कनाडाई नागरिकों की सुरक्षा पर जताई चिंता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर मुख्यालय में की शस्त्र पूजा, बोले दुर्बल रहना अपराध, दुनिया को करनी चाहिए बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद, कोलकाता कांड को बताया सबसे शर्मनाक घटना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का विवादित बयान, भाजपा को बता दिया आतंकियों की पार्टी, आरएसएस प्रमुख के बयान पर भी साधा निशाना। नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को हरियाणा के सीएम पद की लेंगे शपथ, पीएम मोदी समेत बीजेपी के दूसरे दिग्गज रहेंगे मौजूद, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दी जानकारी। हरियाणा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कांग्रेस पार्टी पर कसा तंज, कहा हरियाणा में हम नहीं लड़े फिर कैसे जीत गई बीजेपी। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। लाओस में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक संक्षिप्त बातचीत हुई। खुद ट्रूडो ने इसकी जानकारी दी। दोनों नेताओं के बीच ये वार्ता ऐसे समय में हुई है जब कनाडा और भारत के बीच पिछले 1 साल से संबंध बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। ट्रूडो ने भारत के सामने गुजारिश करते हुए कुछ असल मुद्दों को सुलझाने की बात कही है। ऐसा माना जा रहा है कि कनाडा की ट्रूडो सरकार भारत द्वारा खालिस्तानी आतंकवादियों पर नकेल कसे जाने से परेशान है। ट्रूडो ने कहा कि भारत के साथ वास्तविक मुद्दे हैं जिन्हें हमें हल करने की जरूरत है। हम पिछले कुछ महीनों में पूरे देश में भारतीय कनाडाई लोगों पर हिंसा के परेशान करने वाले पैटर्न को देख रहे हैं। आखिर क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं ट्रूडो? देखिए, कनाडा की स्थिति खराब है। कनाडा आइसोलेट हो रहा है। उनको ये लग रहा था कि ये खालिस्तानियों की मदद करके वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से वो भारत के साथ जो है अपनी मनमानी कर पाएंगे। ये तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ होना है नहीं। इन्होंने जानकारी दी कि हमने ये मुद्दा उठाया है, लेकिन विदेश मंत्रालय की तरफ से ये दो टूक कह दिया गया है कि ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं और हिंदुस्तान ये चाहता है कि ये जो खालिस्तानियों को आपने पनाह दे रखा है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। कुछ दिन पहले बवाल मचा था कनाडा के अंदर, क्योंकि इनके ही एक मंत्री ने ये बयान दे दिया था कि भारत के साथ रिश्ते हम बेहतर करना चाहते हैं और कनाडा की जमीन को भारत विरोधी ये सेसेशनिस्ट मूवमेंट जो चला रहे हैं खालिस्तानी, उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात की थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप हिंदुस्तान से पंगा लेकर, और खास करके जब तक ये सरकार है, आप खालिस्तानियों को संरक्षण देकर आप भारत के साथ कोई वार्तालाप कर पाओगे या दुनिया में भारत के खिलाफ कोई एजेंडा चला पाओगे? ये तो नामुमकिन है। और इसीलिए ट्रूडो किसी न किसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और इस सरकार के सामने हथियार डालने की कोशिश कर रहे हैं। जी। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संघ मुख्यालय में विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की। इस दौरान मोहन भागवत ने बांग्लादेश, कोलकाता कांड, देश में बढ़ती हिंसक घटनाओं, इजराइल हमास युद्ध और जुलूसों पर पथराव जैसे मुद्दों पर बात की। संघ प्रमुख ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां अल्पसंख्यकों पर खतरे की तलवार लटकी हुई है। बंगाल में अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ, अब वहां भारत से बचने के लिए पाकिस्तान से मिलने की बात हो रही है। आगे मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं को संगठित और सशक्त रहना चाहिए, दुर्बल रहना अपराध है। दुर्बलों पर कट्टरपंथी हावी होता है, अपनी रक्षा के लिए सजग रहना चाहिए और ये हमारा अधिकार भी है। वहीं कोलकाता कांड को लेकर कहा कि यह समाज की सबसे शर्मनाक घटना है। आज क्या क्या मैसेज देने की कोशिश की है? देखिए, पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा बटोगे तो कटोगे, फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बटोगे तो कटोगे, और आज सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी ने ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया कि बटोगे तो कटोगे। हिंदुओं को एकजुट एक साथ आने की आवश्यकता है। वो ये नहीं कह रहे
कि भाई आप जो है हमला करो, ये करो, कोई हिंसा नहीं, अहिंसक तरीके से हिंदुओं को संगठित होना, हिंदुओं में एकजुटता, हिंदुओं के अंदर एक यूनिटी की आवश्यकता है। ये हिंदुस्तान के अंदर भी और बांग्लादेश के अंदर भी। बांग्लादेश में देखिए क्या हो रहा है, जिस तरीके से देवी दुर्गा की प्रतिमाओं को विखंडित किया जा रहा है, वहाँ दशहरे मनाया नहीं दिया जा रहा, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहे हैं। तो उनके लिए भी संदेश है कि आप लोग इकट्ठा हो। और सबसे बड़ी चीज उन्होंने भारत सरकार से ये गुजारिश की है, ये कहा है कि हिंदुस्तान का ये धर्म है, सरकार का ये कर्तव्य है कि आप बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको रुकवाने की चेष्टा करें, उसकी कोशिश करें। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक दृष्टि से अगर आप देखें तो बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार अब बिल्कुल फ्रंट फुट पे आकर के, ये जो बीच में एक बात आ गई थी सबका साथ सबका विकास है, सबका विश्वास, वो तो हुआ नहीं। और अब हिंदुओं को एकजुट रखने की बात की जा रही है और ये स्वागत योग्य है। जी, इस खबर में बात खड़गे के विवादित बयान की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक विवादित बयान दिया है और भाजपा को आतंकियों की पार्टी बता दिया है। खड़गे का यह बयान पीएम मोदी की उस टिप्पणी के विरोध में आया है जिसमें पीएम मोदी ने दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी को अर्बन नक्सली चला रहे हैं। वहीं खड़गे का कहना है कि मोदी हमेशा कांग्रेस को अर्बन नक्सली पार्टी बताते हैं, यह उनकी आदत है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के बारे में क्या? भाजपा आतंकियों की पार्टी है जो लोगों की लिंचिंग में शामिल है। मोदी को ऐसे आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं आरएसएस प्रमुख के बयान पर भी टिप्पणी की, कहा कि आप खुद उस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं जो देश को बांटना चाहती है और मुस्लिमों के खिलाफ बोलती है। ये किस तरीके का बयान दे रहे हैं खड़गे साहब? फ्रस्ट्रेशन, बोलने दो बेचारे को, क्योंकि अभी हार हुई है ना, कैसे मन से निकले। और वैसे भी कांग्रेसियों के अंदर अब पढ़े लिखे लोग कम हो गए हैं। आतंकवाद का मतलब पता है क्या? आतंकवाद कहते किसको है? लिंचिंग आतंकवाद है, यही आप अपने कार्यकर्ताओं को बताते हो। हाँ, लिंचिंग आतंकवाद है तो ये लश्कर तौबा, जैसे मोहम्मद, ये बुरहान वानी, ये सब जो कर रहा था वो क्या है? आपका फ्रस्ट्रेशन ये बोल रहा है। आपको बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं है और प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई अर्बन नक्सलियों की पार्टी है। क्या गलत कहा है? क्या गलत कहा है? आपने जो जेएनयू वाले जो भर रखे हैं प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के इर्द गिर्द, कभी पता किया है कि जब जेएनयू में ये लोग थे तो किस पार्टी के साथ थे? किसी एनएसयूआई के लीडर को आसपास रखा है क्या? किसी कांग्रेसी को जेएनयू से हायर करके आपने उसका रुतबा वहां तक पहुंचाया है क्या? सारे सलाहकार जो जेएनयू वाले हैं इर्द गिर्द राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के, ये सब वहां नक्सली थे, लाल सलाम करने वाले लोग थे। तो एक तरफ हकीकत है, आपको बताया जा रहा है, सच्चाई बयां की जा रही है और इसलिए प्रधानमंत्री सत्य कह रहे हैं और आप अपने फ्रस्ट्रेशन में कंफ्यूज किस्म का बयान दे रहे हैं। जी, और अब बात हरियाणा की। हरियाणा में बम्पर जीत के बाद बीजेपी ने अब शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को शपथ लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सैनी का शपथ ग्रहण समारोह दशहरा ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकूला में आयोजित होगा। इसके लिए 10 बजे का समय निर्धारित भी किया गया है। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री की मंजूरी मिल गई है कि 17 अक्टूबर को पंचकूला में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद शपथ लेंगे। अब भव्य तैयारी की जा रही है हरियाणा में। देखिए, छोटा सा राज्य है लेकिन जीत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ही विपरीत परिस्थिति में, बिल्कुल ही विपरीत मीडिया, बिल्कुल ही विपरीत कंडीशन के अंदर एंटी इनकम्बेंसी, आपने सिर्फ कांग्रेस पार्टी को हराया नहीं है, आपने कांग्रेस पार्टी के तमाम इकोसिस्टम,
ये लेफ्ट लिबरल कबाल, एंटी हिंदू, एंटी इंडिया मीडिया, इन सबको एक साथ ध्वस्त किया है। ये सिर्फ चुनाव नहीं हारे हैं, इनका मनोबल चकनाचूर हो गया है। देखिए कैसे माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं सारे लोग, जो कह रहे थे कि आंधी तूफान सुनामी, कांग्रेस तो चुनाव के शुरुआत से ही जीत में थी। बीजेपी को 10 सीट आएगा तो कोई कहता है 15 सीट, कोई ज़्यादा से ज़्यादा 20 सीट, कुछ लोग कहते हैं 20 से ज़्यादा आ जाएगा मेरा नाम बदल देना। तो ये तो सारी चीज़ें आजकल तो ऐसा नहीं कि जब बयान देकर के ट्वीट करके आप भाग लोगे, सबका स्क्रीनशॉट जो है लोग लेकर के रख लेते हैं, तो बचना बड़ा मुश्किल है। तो जब जीत इतनी बड़ी है तो जलवा भी उतना बड़ा होना चाहिए, और इसलिए पंचकुला को चूज किया गया है। और पहले तारीख आ रही थी कि 15 तारीख को होगा, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से ही कहा गया 17 तारीख को कीजिए, सारे लोग आएंगे और तमाम बीजेपी रूल्ड स्टेट के मुख्यमंत्री वहां पे मौजूद होंगे। सारे कहा जा रहा है कि कोई 22,000 25,000 की इनविटेशन भेजा जा रहा है, देश भर से लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। बहुत बड़ी जीत का बड़ा सेलिब्रेशन होने जा रहा है जी। आखिरी खबर में बात असदुद्दीन ओवैसी की। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है और कांग्रेस पर जमकर तंज कसा है। ओवैसी का कहना है कि हमने हरियाणा में चुनाव नहीं लड़े, फिर कैसे बीजेपी जीत गई। अगर मोदी जी को हराना है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। मोदी जी हरियाणा का इलेक्शन गलती से जीत गए, अब कैसे जीत गए, मैं तो वहां पर था नहीं, वरना ये लोग बोलते बी टीम बी टीम। साथ ही कहा कि हारने वालों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हारे और किस वजह से हारे। सरपट दाढ़ी वाला नहीं आया, भड़काऊ भाषण देने वाला, हम कैसे हार गए। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर मोदी को हराना है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। आखिरकार ओवैसी मान ही लिए। देखिए ओवैसी जो है कांग्रेस पार्टी के जख्म के ऊपर मिर्च डाल रहे हैं। ओवैसी कहीं लड़ते हैं तो उनको कहा जाता है भाई बी टीम बी टीम बी टीम। और ये बयान क्यों आया है, बड़ा टाइमली बयान है। ओवैसी साहब महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे, वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और उनकी ये कोशिश कि हमें भी साथ ले लो, वो इसलिए कि ताकि ये लोग मना करेंगे। ओवैसी साथ में नहीं आएगा, उनको भी मालूम है कि कांग्रेस पार्टी वाले उनको साथ में नहीं लेंगे, लेकिन इसका खंडन तो जरूर करेंगे। अब सारे लोग चले गए, पवन खेड़ा उन्होंने कह दिया कि भाई कौन है ओवैसी ओवैसी। उनको गठबंधन में उनका वो ज़्यादा से ज़्यादा बयान देते हैं, उनका वोट आता कितना है। तो आपने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। अब यही ओवैसी चाह रहे थे। अब ओवैसी घूम घूम के महाराष्ट्र के अंदर वो ये कहेंगे कि देखो हम तो मिलना चाह ही रहे थे, इन लोगों ने मना किया। ये मत भूलिए कि ओवैसी महाराष्ट्र के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिम पॉपुलेशन के अंदर वो बड़े मजबूत करी है, और इसीलिए वहाँ चुनाव होना है तो मुस्लिम वोटर्स तो आजकल वही वोट करता है जहाँ जो बीजेपी को हराता हुआ नजर आता है। अब जब ये चुनाव लड़ेंगे तो उनके पास ये कहने को होगा जो आज वो कह रहे हैं कि जब मैं चुनाव लड़ता हूँ चाहे बिहार में या यूपी में या कहीं भी, तो आप कहते हो कि भाई बीजेपी की बी टीम है, तो मैंने तो हरियाणा चुनाव नहीं लड़ा, फिर क्यों हार गए। और वो जो बात कह रहे हैं कि एकजुट होने का, तो ये सवाल कि क्या ओवैसी इंडी गठबंधन के अंदर रहेंगे, तो कांग्रेस पार्टी ने कह दिया नहीं। और यही ओवैसी के लिए सबसे बड़ा रैलिंग पॉइंट होगा जब महाराष्ट्र में चुनाव होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।